नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे ईडब्ल्यूएस कोटा, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध, कोविड-19 और बेरोजगारी भत्ता लाभ का प्रश्न, मेडिकल शिक्षा में आरक्षण वाद विवाद तथा रूस यूक्रेन संघर्ष व संयुक्त राष्ट्र महासचिव की भूमिका पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 9 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से हम बात इसमें करने जा रहे हैं ईडब्ल्यूएस कोटा पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को दिए गए 10% आरक्षण, जिसे सामान्य अर्थों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण कहा जाता है, इसके संदर्भ में अपनाई गई उच्चतर वार्षिक आय सीमा यानी 8 लाख रुपए के मानक पर अनेक प्रश्नों को उठाया गया है। इसके संदर्भ में मेडिकल शिक्षा में प्रवेश का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीट आदि परीक्षाओं में सरकार के द्वारा इसके माध्यम से ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि 10% के ईडब्ल्यूएस कोटा को 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके प्रस्तुत किया गया था। इसमें अनुच्छेद 15(6) और 16(6) सम्मिलित किया गया, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण के लिए प्रावधान करता है। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति द्वारा कवर नहीं किए गए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसके माध्यम से यह केंद्र और राज्य दोनों को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। जब इसको प्रस्तुत किया गया, लागू किया गया, तो इसके संदर्भ में इसके महत्व को लेकर काफी बातें की गई और कहा गया कि किस प्रकार से यह 10% वाला कोटा प्रगतिशील है, क्योंकि यह भारत में शैक्षिक और आय असमानता के मुद्दों को संबोधित कर सकता है, क्योंकि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनेक बार वित्तीय अक्षमता के चलते उच्च शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं। यह आर्थिक पिछड़ों को भी मान्यता देता है, क्योंकि पिछड़े वर्ग के अलावा बहुत से लोग या वर्ग ऐसे हैं जो भूख या गरीबी से त्रस्त परिस्थितियों में जी रहे हैं। इसके अलावा यह धीरे धीरे आरक्षण से जुड़े पूर्वाग्रह को भी हटा सकता है, क्योंकि आरक्षण का ऐतिहासिक रूप से जाति से संबंध रहा है और अक्सर उच्च जाति का आरक्षित वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह देखा जा सकता है। हालांकि इसकी विशेषताओं के बावजूद इसमें ऐसी सीमाएं भी विद्यमान हैं जिसे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आलोचकों का मानना है कि ईडब्ल्यूएस कोटा के संदर्भ में जिस प्रकार से 8 लाख रुपए की वार्षिक उच्च सीमा रखी गई है, वह वास्तव में भारत की ज्यादातर जनसंख्या को ही इसमें समाहित कर देता है। इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि 2011-12 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 99% परिवारों की जो वार्षिक आय है वह 8 लाख रुपए की सीमा के अंतर्गत ही आ जाती है। इसी प्रकार से भारत मानव विकास सर्वेक्षण के अनुसार भी 98% परिवारों की जो वार्षिक घरेलू आय है वह 8 लाख रुपए से कम ही है। यदि हम इसके संदर्भ में बहिष्करण के अन्य मानकों को भी ध्यान में रखें, जैसे कि स्वामित्व भूमि, घर का आकार आदि, तो इसके पश्चात भी ईडब्ल्यूएस कोटा में 95% से अधिक घरों को शामिल कर लिया जाता है, जो इस बात को दर्शाता है कि हम वास्तव में इसके अंतर्गत सभी को कवर कर ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसकी कुछ अन्य सीमाओं की तरफ भी ध्यान इंगित कराया गया है, जैसे कि यह अनुमान लगाया गया है कि आगे चलकर मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीटों की संख्या को कम कर सकता है, क्योंकि
कुल जनसंख्या में जो इनका अनुपात अनुमानित किया गया है वह 40% से भी अधिक है और इसके अनुपात में इनको मात्र 27% आरक्षण ही प्रदान किया गया है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग आरक्षण के चलते कुल आरक्षण सीमा 50% से भी अधिक चली जाती है, जो अन्य चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईडब्ल्यूएस कोटा को वास्तविक रूप से कार्यान्वित करना भी आगे चलकर चुनौतियों से भरा हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में बहुत कम जो गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी व्यक्ति हैं उनके पास जाति या आय प्रमाण पत्र है, और जब उनके द्वारा आय प्रमाण पत्र आदि के आधार पर कोटे का दावा किया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति और परिवारों की संपत्ति का वास्तविक आकलन करने के लिए पैमाना और व्यवस्था भी हमारे सामने पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कही जा सकती है। विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र में आरक्षण के चलते इसमें कुछ समस्याएं देखी जा सकती हैं जो योग्यता को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा समय समय पर संघ लोक सेवा आयोग और अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े बताते हैं कि अनेक बार आरक्षित सीटों का प्रावधान किए जाने के बावजूद सीटों को भर पाना मुश्किल हो जाता है। ये सारी सीमाएं इस तथ्य को भी दर्शाती हैं कि आरक्षण ही भारतीय समाज की सभी समस्याओं की दवा नहीं है, अपितु इसके संदर्भ में कुछ और अन्य प्रकार की वैकल्पिक रणनीतियों को भी अपनाए जाने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत एक रणनीति यह हो सकती है कि मौजूदा ढांचे के भीतर आरक्षण के लाभों को यथासंभव रूप से व्यापक रूप से फैलाने का प्रयास किया जाए। इसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि व्यक्ति अपने जीवन में केवल एक बार अपनी आरक्षित श्रेणी की स्थिति का उपयोग करें। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि कॉलेज प्रवेश जैसे लाभ प्राप्त करने के लिए आरक्षण का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपना आधार नंबर पंजीकृत कराना होगा और भविष्य में वह किसी अन्य लाभ जैसे कि नौकरी आदि के लिए आरक्षण का प्रयोग करने के लिए अपात्र घोषित किया जा सकता है। इसके लिए बुनियादी ढांचे में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आरक्षित वर्ग के भीतर अधिक व्यापक रूप से लाभ प्रसार संभव हो सकता है, जिससे बड़ी संख्या में परिवार अपवर्ड मोबिलिटी यानी ऊपर की ओर गतिशीलता का प्रयास कर सकते हैं। इसके संदर्भ में एक दूसरी रणनीति यह पहचानना हो सकता है कि हाल के समय में किस प्रकार से सरकारी नौकरियां कम होती गई हैं और भविष्य की जो आर्थिक समृद्धि है वह निजी क्षेत्र और उद्यमिता से ही आने वाली है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी भारतीय जाति, वर्ग, धर्म आदि की परवाह किए बिना आर्थिक विकास में भाग लेने में सक्षम हो, हमें बुनियादी कौशल पर भी ध्यान देने की ही उतनी ही आवश्यकता है। अभी तक हमने प्रतिष्ठित कॉलेजों और सरकारी नौकरियों में प्रवेश पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन प्राथमिक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सामाजिक असमानता जो देखी जाती है उस पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। जैसे कि भारत मानव विकास सर्वेक्षण से पता चलता है कि 8 से 11 आयु वर्ग के बच्चों में जो सामान्य जाति के यानी अगड़ी जाति के 68% बच्चे हैं वे कक्षा 1 के स्तर की किताब पढ़ सकते हैं, जबकि उन्हीं की तुलना में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुपात अपेक्षाकृत कम है, जो ओबीसी के लिए 56%, एससी के लिए 45% और अनुसूचित जनजाति के लिए तो मात्र 40% ही है। इससे यह पता चलता है कि हमें प्राथमिक विद्यालयों के भीतर असमानताओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने की ज्यादा आवश्यकता है, जहां पर इस प्रकार की असमानताएं पहली बार उभरती देखी जाती हैं। इस प्रकार से हमें निश्चित ही ईडब्ल्यूएस कोटा तथा व्यापक आरक्षण के संदर्भ में कुछ वैकल्पिक नीतियों को भी अपनाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध पर। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य द्विपक्षीय आधार पर वार्षिक लीडर्स मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल आधार पर वार्ता की गई है। दोनों देशों के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के साथ ही यूक्रेन मामले पर टिप्पणी की गई और साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र को संघर्षों से मुक्त बनाने की भी अपील की गई है।
दोनों देशों के द्वारा यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के पश्चात द्विपक्षीय आधार पर पहली बार बातचीत की गई। हालांकि इससे पहले दोनों देश क्वाड मीटिंग में मार्च में भागीदारी कर चुके हैं। हाल के वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में व्यापक बदलाव देखे जा रहे हैं, जो वर्तमान में मैत्रीपूर्ण भागीदारी में बदलते देखी गई है और भविष्य में अनेक क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से इसमें अनेक प्रकार की संभावनाएं भी देखी जा सकती हैं। दोनों देशों के मध्य अनेक बातें समान हैं, जिसमें बहुलता, विविधता के साथ वेस्टमिंस्टर आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था आदि को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इससे प्यूपिल टू प्यूपिल कांटेक्ट यानी लोगों का लोगों के साथ संबंध मजबूत हो सकता है और साथ ही साथ खेल आदि के क्षेत्र में भी दोनों देशों के मध्य संबंध काफी प्रगाढ़ हुए हैं, जो सहयोग के अनेक उदाहरणों के रूप में देखा जा सकता है। इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार से भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 2009 में रणनीतिक भागीदारी को स्थापित किया गया और 2020 में इसको समग्र रणनीतिक भागीदारी में परिवर्तित किया गया है। संबंधों को आगे ले जाने की दिशा में दोनों देशों के द्वारा वार्षिक आधार पर प्रधानमंत्री के स्तर पर लीडर समिट आयोजित किया जाता है और इसके अलावा विदेश मंत्री और क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन के माध्यम से भी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोनों देशों के द्वारा व्यापार के साथ रक्षा, कृषि, ऊर्जा, साइबर सिक्योरिटी, जल संसाधन प्रबंधन आदि क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। इसके तहत आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से दोनों देशों के प्रयासों से द्विपक्षीय व्यापार भी तेजी से बढ़ता देखा जा सकता है। आंकड़ों के अनुसार भारत ऑस्ट्रेलिया का 8वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। दोनों में कुल व्यापार लगभग 26 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, जो वित्त वर्ष 2019-20 में कुल ऑस्ट्रेलियाई व्यापार के 3% हिस्से को दर्शाता है। भारत ऑस्ट्रेलिया को जो महत्वपूर्ण निर्यात करता है, इसमें परिष्कृत पेट्रोलियम के साथ ही दवाएं, मोती, रत्न, आभूषण, निर्मित वस्त्र और आधार धातु आदि के निर्माण को शामिल किया जाता है। जब हम इसी के संदर्भ में आयातों की बात करते हैं, तो भारत के महत्वपूर्ण आयात कोयला, तांबा अयस्क, प्राकृतिक गैस, लौह अपशिष्ट और शिक्षा संबंधी सेवाओं को आपको ध्यान रखना है। भारत में शिक्षा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सेवा निर्यात है, जिसका मूल्य 6 बिलियन डॉलर से अधिक है और 2020 में कुल का लगभग 88% हिस्सा इसे देखा जा सकता है। दोनों देशों के मध्य इसके अलावा परमाणु क्षेत्र में असैन्य परमाणु समझौता यानी सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी किया गया है और साथ ही साथ हाल के वर्षों में रक्षा सहयोग भी महत्वपूर्ण रूप से उभरा है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसके अलावा दोनों देशों के द्वारा उभरती हुई तकनीक पर सहयोग के साथ ही सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग पर भी बल दिया गया है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में दोनों देशों के समक्ष मुख्य रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की चुनौती काफी महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसके अंतर्गत जहां एक और अमेरिका और यूके आदि देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया गया है, वहीं भारत आदि के द्वारा क्वाड आदि फोरम्स के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग के आधार पर सामूहिक प्रयासों को किया गया है। जब हम इसके संदर्भ में भारत और ऑस्ट्रेलिया को आपस में जोड़ देते हैं, तो इसके तहत आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हिंद प्रशांत व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दोनों देशों के जो रणनीतिक संबंध हैं वह आपस में कन्वर्ज हो जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं, जिससे द्विपक्षीय भागीदारी आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा प्रगाढ़ होती देखी जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में सामाजिक न्याय से है। इसे आप जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे कोविड-19 और बेरोजगारी भत्ता लाभ के प्रश्न पर। हाल ही में भारत के समक्ष बेरोजगारी का प्रश्न एक बड़ी समस्या के रूप में देखा गया है। कोविड-19 से पहले भी यह समस्या देखी गई, जैसे कि कुछ आंकड़े इसके संदर्भ में बात करते हैं। 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1% तक गई थी, जिसमें शहरी बेरोजगारी दर लगभग 8% थी, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 5.3% तक देखी गई थी।
इसके संदर्भ में आपको सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े भी ध्यान रखने हैं, जिसके अनुसार जनवरी से मार्च 2021 के काल में यह बेरोजगारी की दर 9.4% तक देखी गई, जो आगे 12.6% तक बढ़ती देखी गई थी। कोरोना के काल में अनेक फैक्ट्री आदि के बंद होने के चलते असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के संदर्भ में इस बेरोजगारी दर में वृद्धि होती देखी जा सकती है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि चीन के विपरीत भारत में बेरोजगारी भत्ते आदि के संदर्भ में व्यापक प्रावधान नहीं है। हालांकि सरकार के अनुसार राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के माध्यम से बेरोजगारी की स्थिति में कुछ सहायता का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से 2018 में प्रारंभ की गई अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में भी बेरोजगारी भत्ते आदि का कुछ प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत नौकरी जाने की स्थिति में राहत और सहायता का भी प्रावधान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के प्रावधानों की बात की गई है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार मूल रूप से भारत में असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को इसकी सहायता प्राप्त नहीं होती है, जिसके चलते आंकड़े ये बताते हैं कि किस प्रकार से कुल अपेक्षित कर्मियों में से मात्र 0.043% से लेकर 0.99% तक के कर्मियों को ही इसका लाभ प्राप्त होता है। यानी 1% से कम कर्मियों को ही इसका लाभ प्राप्त होता है, जो इन योजनाओं की असफलता का महत्वपूर्ण द्योतक कहा जा सकता है। इसी की पृष्ठभूमि में अनेक विद्वानों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही रोजगार गारंटी अधिनियम योजना यानी मनरेगा के समान ही शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा जैसी योजना को प्रारंभ किए जाने की बात कही गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हम शहरी क्षेत्रों में भी इस प्रकार की मनरेगा के समान योजनाओं को प्रारंभ करेंगे तो कोरोना काल के बाद जिस प्रकार से शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की स्थिति देखी जा रही है, वह न केवल बढ़ती बेरोजगारी से राहत प्रदान करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, साथ ही साथ बेरोजगारी भत्ते आदि के संदर्भ में भी अप्रत्यक्ष प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से मेडिकल शिक्षा में आरक्षण वाद विवाद की। हाल ही में मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश परीक्षाओं के संदर्भ में आरक्षण को दिए जाने को लेकर वाद विवाद देखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार मेडिकल परीक्षा में पहले से ही विभिन्न सीटें विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित होती हैं, जिससे अनेक बार योग्य अभ्यर्थियों को वांछित सीट प्राप्त नहीं हो पाती है। इससे अनेक व्यक्तियों के द्वारा यूक्रेन आदि देशों में जाकर शिक्षा ग्रहण की जाती है, जो वर्तमान काल में चर्चा का विषय बना हुआ है और साथ ही साथ भारत के लिए भी यह कूटनीतिक प्रश्न के रूप में देखा जा सकता है। इसी वाद विवाद की पृष्ठभूमि में अनेक विद्वानों के द्वारा विशेष रूप से मेडिकल शिक्षा में आरक्षण के प्रश्न को और तार्किक बनाए जाने की बात कही गई है। इसके तहत न केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंदिरा साहनी केस में निर्धारित 50% की अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाने की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ग्रामीण और पिछड़े आदि वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई है। हालांकि यदि हम इन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए न केवल सीटों की संख्या को बढ़ाया जाना आवश्यक है, अपितु प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में भी अपेक्षित परिवर्तनों को किया जाना आवश्यक है। इसके लिए गैर सरकारी और दानदाता संस्थाओं को भी मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, जिनके द्वारा किए गए निवेश को टैक्स छूट आदि प्रदान करके मेडिकल शिक्षा में विस्तार किए जाने पर बल दिया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल सीटों को बढ़ावा दिए जाने के माध्यम से मेडिकल शिक्षा का केंद्र और राज्य स्तर पर व्यापक प्रसार किया जा सकता है, साथ ही साथ भारत में डॉक्टरों और नर्सों की कमी को पूरा किए जाने के संदर्भ में भी ज्यादा बेहतर प्रयास किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है।
मुख्य रूप से हम इसमें बात करेंगे रूस यूक्रेन संघर्ष तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की भूमिका पर। रूस यूक्रेन संघर्ष की पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र संघ और उनके महासचिव की भूमिका को लेकर भी अनेक विद्वानों के द्वारा प्रश्न उठाए गए हैं। विद्वानों के अनुसार इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय संकट देखे गए हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव की भी महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। जैसे कि पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव यू थांट के द्वारा क्यूबा मिसाइल संकट 1962 के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य तनाव को कम करने के लिए कार्यवाही की गई थी। इसी प्रकार से 1998 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान के द्वारा इराक में अमेरिका के द्वारा की जाने वाली बमबारी को रोकने के लिए प्रयासों को किया गया था, किंतु वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा इस प्रकार के प्रयासों को अभी भी नहीं किया गया है, जिसे किए जाने की आवश्यकता है। विद्वानों का मानना है कि इस पूरे परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सबसे पहले दोनों देश रूस और यूक्रेन के मध्य शांति स्थापना के लिए प्रयासों को करना चाहिए। इसमें न केवल नाटो की सक्रिय भागीदारी के साथ शांति को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, अपितु यूक्रेन के द्वारा भविष्य में लिए जाने वाले फैसलों को भी ध्यान में रखकर शांति व्यवस्था को और समावेशी बनाए जाने का प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में संघर्ष की दीर्घकालिकता का प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है, जिसको निवारित किए जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में यूक्रेन के द्वारा नाटो की सदस्यता न लिए जाने की भी घोषणा किया जाना संभावित है, जिससे संघर्ष को कम किया जा सकता है। हालांकि यह सभी संभावनाएं तभी फलीभूत हो सकती हैं जब संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सक्रिय भूमिका इसमें देखी जाए, जिसको सुनिश्चित किए जाने के लिए अभी से ही प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10% आरक्षण समस्या की तलाश में समाधान है, क्या आप सहमत हैं? चर्चा करें। 250 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की संभावनाओं पर चर्चा करें, क्या हिंद प्रशांत के बाहर भी संबंधों का महत्व है? 250 अंक। पहले उत्तर की संरचना के संदर्भ में भूमिका में आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण के महत्व की व्याख्या करेंगे, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को स्पष्ट करेंगे तथा चुनौतियों के निवारण में उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की प्रगाढ़ता व संभावनाओं को उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के महत्व को स्पष्ट करेंगे और संबंधों को और बेहतर करने के कुछ सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दैनिक समाचार विश्लेषण के आज के सत्र में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।